हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं बात कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 वालों की। सेमेस्टर 1 आपका फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और ये है सेकंड पेपर विच इज़ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, ये देखिए, ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, या आपका 102 कोड होता है, पेपर नंबर 2 होता है ये आपका। इसकी आज हम करने वाले हैं सेकंड क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और सारी आगे की आने वाली क्लासेस उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो जो भी, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं जहाँ पर आपका पेपर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ओके, तो ये वीडियो, ये सीरीज़ पूरी आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो कानपुर यूनिवर्सिटी से लोग बीएड कर रहे हैं और अगर पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके पेड नोट्स खरीद सकते हैं। पूरी ये देखिए 39 पेजेस की PDF है और साथ में आपको PYQs 2 साल के 24, 25 प्लस 23, 24 इसके PYQs भी मिल जाते हैं। तो ईजी एंड जो कंसाइज वे में पूरा जो है हमारा ये कोर्स लिखा हुआ है। इसके बाहर फिर आपको ना ही कोई बुक परचेस करनी है, ना ही कोई इजी नोट्स परचेस करना है। पूरा इतने में ही से आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी परचेस करना है, जो करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्लास नंबर 2। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू सोशल ऑर्डर। तो ये जो भी आज की क्लास में टॉपिक करेंगे, बाद में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है, let's start. The new social order is a vision for a modern, just and inclusive society where all individuals live with dignity, equality and freedom. तो जो हम न्यू सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ गया पढ़कर ही, कि एक नई सोसाइटी जो इंक्लूसिव सोसाइटी है, जहाँ पर हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति, इंसान जो है वो एक डिग्निटी के साथ रहे, इक्वलिटी के साथ रहे और फ्रीडम के साथ रहे। ठीक है, इट एम्स, इसका एम क्या है? एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि मीन्स देखिए, ये जब भी हम ये पूरा समाजशास्त्र जो है, पूरा सोशल जो ये हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, ये पूरी तरह से फुल ऑन बेस्ड होगी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी कि अब इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में कहीं ना कहीं था। धीमे धीमे वो चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं आप इंटीरियर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखने को आज भी मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमें न्यू सोशल ऑर्डर है, यही है कि हर कोई एक अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी सबको इक्वलिटी और प्लस फ्रीडम के साथ आराम से, शान से ज़िंदगी को जी सके। दिस इज़ द न्यू सोशल ऑर्डर, ये इसका विज़न है। ठीक है, इसको देखकर हम अपने जो सोसाइटी है उसकी कल्पना करते हैं, उसके लिए ही हम काम करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो इसी को लेकर आगे बढ़ रही है, इसी विज़न के साथ। अब देखते हैं इस पे की फीचर्स क्या है। तो ये तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू सोशल ऑर्डर, तो इस तरीके से हम इसको बताएंगे। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं? सोशल इक्वलिटी, लाइक ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, जैसे कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है SC ST OBC इन जॉब्स, एजुकेशन एंड जॉब्स, वुमेंस का भी वो रिजर्वेशन है। तो ये किस लिए किया गया है? जिससे वो सोसाइटी में एक इक्वलिटी पर आ सकें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकुलरिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमें सबको पता है कि हमारे प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सेकुलर का मतलब यही होता है कि इस देश का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है, कोई किसी के धर्म का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर सद्भावपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट है फॉर एवरी रिलीजन। इसीलिए इंडिया में दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, ईद भी सेलिब्रेट होती है, क्रिसमस भी होता है, गुरुपुरब भी होता है, और स्कूल्स में, पब्लिक एरियाज़ में, सोशल में सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी धर्मों को।
नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी, राइट टू वोट एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो जैसा कि हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेलेक्टेड नहीं होती, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आती है और एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट फॉर द कैंडिडेट विच ही और शी लाइक्स, ठीक है, या सपोर्ट्स। तो वो हो गया एवरी सिटीजन अबव 18 कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। क्लियर हो गया। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं कि यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको बस ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सोशल जस्टिस प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू लॉज एंड पॉलिसीज, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मतलब होता है जो समाज में एक ऐसा तबका है जो थोड़ा सा दूर हो गया, अलग थलग पड़ा हुआ है। सेम वही बात यहाँ भी आती है कि गरीबी के कारण या किसी न किसी चीज़ की वजह से वो लोग समाज के मेन वर्ग में नहीं हैं, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, उनको भी जस्टिस प्रदान करना। और इसमें एक राइट टू एजुकेशन का एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो हम सभी को पता है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो वो वहाँ पर फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराने का मतलब यही था कि जो लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन बच्चों के लिए, वो भी आके इनरोलमेंट कराएं और बच्चों को पढ़ाई की ओर भेजें। जबकि बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, लेकिन हाँ अभी कुछ ऐसा भी है कि नहीं भी हो पा रहा है, बहुत सारे लोग नहीं भी जा रहे हैं, बहुत बच्चे कम भी हैं, एनरोलमेंट कम भी है। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग स्किल्स ट्रेनिंग एंड जॉब्स टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। अगेन अंडर प्रिविलेज सेक्शन हो या पैरालाइज्ड ग्रुप्स हो या बैकवर्ड ग्रुप हो, ये सारी चीज़ें वही आती हैं कि जो समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, उनको आगे लेकर आना। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। देखिए एक पूरा देश तभी डेवलप्ड कहलाएगा ना जब सभी कोई उसमें आगे से आगे बढ़ के हिस्सा लेगा। और हमारा इंडिया तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है कि अगर सब लोग स्किल्ड हो जाएं, सब लोग अगर ट्रेनिंग और जॉब के थ्रू इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह से पूरी इंडिया की इकोनॉमी में ही वो हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए सरकार ऐसे नियम लेकर आती है कि उन लोगों को भी लेकर आ गया, उनकी भी पावर को हम लोग को अपनी इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें या हिस्सा दे सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्किल इंडिया मिशन एंड पीएम प्रधानमंत्री विकास योजना जो थी। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन विद करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि अगेन वही कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर कोई डिसेबिलिटी। ओके, किसी भी उसको बच्चों को स्कूल में पढ़ाना और विद करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी, मीन्स जिसमें डाइवर्सिटी की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी एक ही पक्ष की बात हो रही है। हमारा जो इंडिया पूरा डाइवर्सिफाइड है, पूरा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो सबको एक साथ लेकर चलना। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें हम हिंदुइज्म से रिलेटेड, मुस्लिम से रिलेटेड, गुरु नानक जी से रिलेटेड या क्रिश्चियन से रिलेटेड हर तरह की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं और हमारे बच्चे हर धर्मों के बारे में अच्छे से समझते हैं कि कौन से धर्म क्या है और क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। ठीक है, इतनी जो है एजुकेशन के थ्रू उनको नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट कर सकें, उनको सम्मान दे सकें। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब जैसे कि डाइवर्सिटी हम अभी बात हुई हमारी कि इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यही तो इसकी विशेषता है। ठीक है, इंडिया इसीलिए और भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो चलिए समझेंगे इसको, अगर वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। बिकॉज देखिए ये सारा पूरा जो समाजशास्त्र का ये टॉपिक है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट ये होता है ना कि जब आपको वहाँ 2 घंटे में जाके अपने वो क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके लिए आपको थोड़े से दिमाग को अपने ट्रेंड करना होता है, जिसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो सोशल डाइवर्सिटी रिफर टू द डिफरेंस अमंग पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कल्चर। इट इज़ नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो समझ में आ गया, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब हम सभी को समझ में आ गया है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं लोग सोसाइटीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि रिलीजन,
चारों धर्म 4-5 धर्म कह सकते हैं जो हम लोग मेन हैं। इसके अलावा बहुत सारे धर्मों के लोग बुद्धिज़्म को भी फॉलो करने वाले हैं, जैनिज़्म को भी फॉलो करने वाले हैं, पारसी भी हैं। तो इंडिया एक मतलब रिलीजन डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन से भरपूर है, आप ये कह सकते हैं। लैंग्वेजेस तो हम सभी को मालूम है कि कैसे कितनी सारी 22 लैंग्वेजेस को तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया, और हर साल कुछ ना कुछ नई लैंग्वेजेस को भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा तो इंडिया में कहा ही जाता है कि हर कोस पर पानी और वाणी बदलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो और इसके अलावा कास्ट, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, और कल्चर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है भाई कि आप जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें मनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जैसे कि अगर नवरात्र हमारे 9 दुर्गे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भी मनाया जाएगा, वो केरल में भी मनाया जाएगा, वो तमिलनाडु में भी मनाया जाएगा, वो यूपी में भी मनाया जाएगा, बिहार में भी मनाया जाएगा। बट हाँ, उनका नाम अलग हो सकता है। कोई ओणम मना रहा है, कोई नवरात्र मना रहा है, कोई गुड़ी पाड़वा मना रहा है। तो चीज़ें से अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन डाइवर्सिटी में भी एक एकता है, अखंडता में एकता, इसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई वो चीज़, इट इज़ नेचुरल एंड एसेंशियल, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये नेचुरल भी है और ज़रूरी भी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, अब एक एक पॉइंट को आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे रिलीजन इज़ अ मेजर एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, हम सभी को पता है। एग्जाम्पल, इंडिया इज़ होम टू मैनी रिलीजन्स, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स, बिलीव्स एंड रिचुअल्स वेरी ग्रेटली, ये हमने अभी डिस्कस किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि हर किसी को अपने धर्म को की प्रैक्टिस करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसको फॉलो करने का पूरा तरह से फ्रीडम है, आर्टिकल 25 से 28। स्कूल सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल्स टू प्रमोट इंटरफेथ रिस्पेक्ट। अगेन इंटरफेथ रिस्पेक्ट मीन्स कि बच्चों का एक दूसरे के रिलीजन्स में रिस्पेक्ट आए, धर्म आए, उनके बारे में वो समझें और जानें उनकी टीचिंग्स को। एग्जाम्पल, मॉर्निंग असेंबलीज इंक्लूड यूनिवर्सल प्रेयर्स इन मैनी स्कूल्स, नॉट स्पेसिफिक टू वन रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चर। अगेन कल्चर इंक्लूड्स शेयर्ड कस्टम्स, वैल्यूज, फेस्टिवल्स, ड्रेस, फूड, म्यूजिक, डांस। यहाँ पर तरह तरह के स्टेट्स हैं और हर स्टेट का एक अपना ही अलग कल्चर है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन कल्चर। गुजरात में गरबा होगा, पंजाब में भांगड़ा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो त्यौहार नॉर्थ इंडिया में मनाए जा रहे हैं वो साउथ में नहीं मनाए जा रहे। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, गणपति का जो सेलिब्रेशन है वो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, गणपति बप्पा का जो आता है। लेकिन अब यूपी में भी उसको बहुत ही उतने ही ग्रैंड लेवल पर मनाया जाता है। सिमिलरली बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस थी, लेकिन अब वो यूपी में भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बहुत ग्रैंड लेवल पे पंडाल वगैरह लगाए जाते हैं। तो वही है ना कि अब सब जगह अखंडता में एकता हो चुकी है, सब कोई एक दूसरे को के धर्मों को, कल्चर को समझते हैं, जानते हैं और उनके रिस्पेक्ट भी करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं। प्रमोट्स आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इससे क्या होता है कि एक आइडेंटिटी तो आती है लेकिन साथ में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वही एकता की बात भी आती है। कल्चरल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड इन स्कूल फंक्शंस, एग्जीबिशंस एंड नेशनल फेस्टिवल्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, एनुअल डे इवेंट शोकेस रीजनल फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स। तो रीजनल डांसेस को लिया जाता है, कोई बंगाली गाने पे डांस कर रहे हैं, कोई गुजराती डांस गाने गरबा कराया जा रहा है, कहीं भांगड़ा कराया जा रहा है, कहीं जो है और फोक डांस स्कूल्स में कराए जाते हैं, जिससे बच्चे एक दूसरे रीजन के फोक डांसेस के विषय में भी जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है लैंग्वेज में किस तरह से डाइवर्सिटी है देखने को मिलती है। इंडियन इज़ अ मल्टी लिंगुअल नेशन, ये हम सबको पता है। 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी एक्सेट्रा। 22 लैंग्वेज हैं यहाँ पर। तो हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स आर स्पोकन, ये हमें समझ में आ गया। सैकड़ों बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे कि बोला भी जाता है कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी। तो ये जो 4 कोस पर बानी बदलने का मतलब यही है। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स मदर टंग बेस्ड लर्निंग। लेकिन जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो मदर टंग, जो बच्चा जो उसकी मातृभाषा है, वो जिस रीजन में रह रहा है, उसको अगर वही उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा, तो उसी को प्रमोट करता है। NEP 2020 encourages teaching in regional languages at the primary level till 5th grade। ओके, तो इस तरीके से लैंग्वेज को देख लिया। नाउ कास्ट इज ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम स्पेशली इन हिंदू सोसाइटी।
Examples points caste system has caused discrimination and inequality in historically। देखिए ये कास्ट सिस्टम वाली बात जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इस तरह के 4 कास्ट बने थे। वही आगे चलते 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 जो है बहुत सैकड़ों सालों में वो चीज़ें आते आते बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हो गया, इतना ज़्यादा कि उनके ऊपर एक तरह से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार ही होने लगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी जो अब है, तो इनको इस तरह से नाम देकर आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद एड्रेस किया गया इनकी प्रॉब्लम्स को, फिर उनको रिजर्वेशन उसी के बेस पे प्रोवाइड कराया गया जिससे वो आगे आ सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके प्रॉपरली। सिंस क्योंकि पहले तो ये था ही, लेकिन उसके बाद जब मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उन लोगों ने समाज में जो हमारा ये एक डिवीज़न था, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ किया और समाज में और ज़्यादा दरार आती चली गई। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट लॉन्च वर्कफेयर स्कीम फॉर एससी एसटी ओबीसी, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके लिए तरह तरह की स्कीम भी लॉन्च की जाती हैं। मिड डे मील स्कीम एम्स टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू सिट एंड ईट टुगेदर। तो यहाँ पर यही हो गया कि मिड डे मील स्कूल्स में लाया गया जिससे कि हर बच्चा साथ में बैठ के खाए, एक साथ खेले कूदे, तो उससे कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत का जो हमारे समाज में था पहले, वो ख़त्म हो जाए। Anti-Discrimination Law Act like Article 15 promotes equal rights. Educational institution provide reserved seats for marginalized groups. ठीक है, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी रिजर्वेशन रहता है, कोटा रहता है, हम सबको पता होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्राइब्स। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव यूनिक लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस बेसिकली फॉरेस्ट में जो जंगलों में रहती थी जनजातियाँ, आदिवासी जिन्हें हम बोलते थे, अब जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं तो इनको भी मेन स्ट्रीम में आना पड़ रहा है, वो रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो दिस मीन्स वो उतने ज़्यादा तो डेवलप्ड है नहीं, तो उनको लाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए जो है फिर उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट भी देना पड़ता है, एजुकेशनल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ट्राइब्स लाइक गोंड, संथल, भील, टोडा, काशी live in different parts of India. They are often economically and educationally backward. Government provides ashram schools, scholarship hostels for tribal students. Example, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS जिसे बोलते हैं, सेटअप फॉर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हमने सोशल डाइवर्सिटी को इन कॉन्टेक्स्ट में समझा। अब लास्ट में हम समझेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन द न्यू सोशल ऑर्डर। अब ये जो नया जो हमारा समाज चेंज हो रहा है, जो सोशल ऑर्डर ये हो रहा है, इसके लिए एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर्स इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट। जो ये हमारा एक आया है कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, इसकी वजह से हमें सबको एक साथ इंक्लूसिव करने में, एक साथ लाने में और एम्पावर करने में इससे हेल्प मिलती है। वैल्यू एजुकेशन प्रमोट्स यूनिटी, सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन शिक्षा में जो हम पढ़ाया जाता है उसके थ्रू हमारे सबके अंदर एक एकता की भावना जनरेट होती है। सेकुलरिज्म मीन्स वही कि एक धर्म को बहुत ज़्यादा कोई प्रमोट ना करना, सभी धर्मों में सब भावना रखना। टॉलरेंस, थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करने की भी क्षमता बच्चों में डेवलप होती है एजुकेशन के थ्रू। लैंग्वेज फ्रेंडली करिकुलम सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेजल। तो मल्टी लैंग्वेजल का भी यही मतलब है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं रखना है, लैंग्वेज फ्रेंडली बनाना है हमें अपना करिकुलम। जेंडर सेंसिटिविटी लर्निंग्स एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एंड जेंडर्स माइनॉरिटीज़। तो जो गर्ल्स का या जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स इन्वॉल्व्स लोकल कस्टम्स फेस्टिवल्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पर स्कूल जो है लोकल कस्टम्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, जिससे फेस्टिवल को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि इंक्लूजन हो सके, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। कॉन्क्लूजन में अगर आप लिख सकते हैं, इंडियाज न्यू सोशल ऑर्डर एंड इट्स एम्फेसाइज ऑन सोशल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द नेशंस स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो मैंने बहुत बार बोला कि अखंडता में एकता, स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी इन द एसेंशियल इन स्कूल्स एज इट हेल्प्स प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी टॉलरेंट डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। Teachers play a key role in shaping inclusive mindsets through curriculum, classrooms, practices and school culture. ठीक है, तो टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन में प्ले करेंगे, क्योंकि वही हैं जो डायरेक्ट ये सब कुछ जो करिकुलम है उसको बच्चों के दिमाग में डालते हैं, बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर टीचर का ही होता है कि वो कितने ज़्यादा
जो है अच्छे तरीके से बच्चों को ये समझाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें हर चीज़, हर तरह की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो कल्चर की हो या रिलीजन की हो। तो हमें हर किसी को एज ए इंडिविजुअल उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो एज ए टीचर इसका रोल बहुत बढ़ जाता है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेब्लिशिंग इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग। ठीक है, तो एक ये टॉपिक भी है, इसको देखते हैं। स्टेब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव living can be achieved through various practical strategies that promote understanding, tolerance and cooperation among diverse communities। तो देखिए ये भी वही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश भी करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, इसके लिए कलेक्टिव मेहनत लगेगी, सपोर्ट लगेगा, तब ऐसा हो पाएगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी मल्टी कल्चरल है, तो इसको पीसफुल बनाए रखना और सब लोग साथ में प्रेम से रह पाएँ, इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो हमें कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों को की ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या करके हम इस तरह से एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी रख सकते हैं और अपनी जो मल्टी कल्चरल, जो हमारी बहुत सारे धर्मों वाली और ट्रेडिशंस वाली सोसाइटी है, उसको कैसे पीसफुल रख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट आ गया है जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन। हम अपनी जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आए हैं। टीच चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है, इंक्लूड मल्टी कल्चरल स्टोरीज, फेस्टिवल्स, हिस्ट्री इन टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पल, स्कूल सेलिब्रेट ईद, दिवाली, क्रिसमस, पोंगल टुगेदर टू प्रमोट यूनिटी। क्लियर हो गया, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में बताया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे, सबको सब चीज़ों के बारे में बताना, सभी धर्मों के बारे में बताना, लैंग्वेज के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बच्चों को शुरुआत की एज से ही बताना, तभी जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग इंटरफेथ एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, डिबेट्स, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, encourage people to share their beliefs and values respectfully। एग्जाम्पल, कम्युनिटी हारमोनी मीटिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टू रिड्यूस टेंशन। तो समझ में आ गया होगा, इंटरफेथ वही है कि एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के कल्चर पर विश्वास करना, उनको प्रमोट करने में उनकी हेल्प करना। तो ये कैसे होगा, एक कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेलिब्रेटिंग कल्चरल इवेंट्स टुगेदर, और उसके बाद क्या हो गया, कल्चरल इवेंट को साथ में सेलिब्रेट करके। प्रमोट कॉमन सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशन इन स्कूल्स, ऑफिसेस, नेबरहुड्स, कल्चरल डे वेयर स्टूडेंट्स वेयर ट्रेडिशनल अटायर्स एंड परफॉर्म डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो अगेन वही आ गया, सिंस हमारा समझिए 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक अपना ही अलग कल्चर है। जैसा कि हम लोग रिपब्लिक डे पर भी देखते हैं कि हर स्टेट की अलग अलग झांकी निकलती है, जिसमें हर स्टेट की जो भी मेन विशेषताएं हैं उनको वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया जाता है। तो वो बेसिकली वहाँ पर इतने सारे स्टेट्स जाके रिपब्लिक डे पे जो वो झांकियाँ निकालते हैं, वो भी वही है, एक काइंड ऑफ हमारा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इक्वल राइट्स, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हम सभी को पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू में यही है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, एकता, अखंडता, फ्रीडम देना। लिबर्टी और फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिटी की भावना, इंटीग्रिटी, सबको साथ लेके चलना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको डाला गया है, इंक्लूड किया गया है। इंश्योर ऑल ग्रुप हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स एंड जस्टिस। तो जैसा कि ये क्या होता है, इंश्योर करना कि हर किसी को एजुकेशन का जो एसेस है, मतलब क्या होगा कि रीच जो है वो इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले, चाहे जॉब हो, चाहे न्याय हो, चाहे एजुकेशन हो। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 जो है, रिजर्वेशन टू अपलिफ्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोशल इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन मीडिया, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो ठीक है, सिंपल बात है कि हर तबके को जो इंडिया का पॉलिसी मेकिंग है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, मीडिया है, सब जगह बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सोशल इंक्लूजन हो रहा है हर कम्युनिटी को।
इंक्लूड स्टोरीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स इन स्कूल करिकुलम। अगेन वही बात है कि हर ग्रुप का कि महात्मा गांधी की बात बताई जाती है तो सुभाष चंद्र बोस की भी बात बताई जाती है, तो भीमराव अम्बेडकर की भी बात बताई जाती है, ज्योतिराव राज फुले की भी स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो क्या है, हर सेक्शन से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। तो इस तरीके से हर जगह से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर तबके को आगे लेकर आया जा रहा है। ओके, सो ट्राइबल हिस्ट्रीज एंड फोक स्टोरीज इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी बुक्स। रोल ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स। टीचर मस्ट मॉडल टॉलरेंस, फेयरनेस एंड एम्पैथी। टीचर को जो है सहन शक्ति, सहनशीलता और फेयरनेस मीन्स पक्षपात के बिना रहित, और एम्पैथी मतलब वही होता है कि दूसरों की भावना को समझना। Encourage group activities, buddy programs, and mixed seating. Example group projects mixing student from different background. तो यहाँ पर वही है कि मिक्स करना, सारे स्टूडेंट्स का ग्रुपिंग करना। तो टीचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है ना। फर्स्ट उसको फॉलो करना है सारी चीज़ें, उसके बाद जो इस क्लास में हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको इक्वल ट्रीट करना और मिक्स करना विद अदर स्टूडेंट्स इन द बेसिस ऑफ, चाहे कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के, कल्चर के, या लोअर वो लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, उसके बेस हर किसी पर बेस पे उनको मिक्सिंग ग्रुप बना के डिफरेंट बैकग्राउंड को एक साथ लाकर ग्रुप एक्टिविटीज़ कराना, जिससे उनके अंदर आपसी सौहार्द की भावना जनरेट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस एजुकेशन। Teach non-violent communication, cooperation, and respectful disagreement. Train students in conflict resolution skills, peer mediation programs in school. नेक्स्ट आता है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। प्रमोट पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड डाइवर्सिटी इन न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया और के थ्रू और जो भी अदर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसमें जो है हमेशा कम्युनल हार्मोनी मीन्स हर किसी की जो लीडर्स हैं या जो भी हमारे स्टोरीज़ हैं, जो पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, जो इनकरेज करते हैं लोगों को, उनको आगे बढ़ के बताना, उनको प्रमोट करना थ्रू एंटरटेनमेंट न्यूज़। Avoid hate speech and stereotypes. Ad that shows unity like unity in diversity campaign by Doordarshan on AIR means All India Radio. तो ये सब चलाए गए थे। Community participation. Local leaders, NGOs, citizens must together work for inclusive development. Engage in joint cleanliness drives, literacy missions, blood donation camps. तो इस तरह के पार्टिसिपेशन सब लोग एक साथ मिलकर करने जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है और साथ में अगेन वही एक यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की बात हो जाती है कि सब कोई एक साथ एक काम को करेगा। ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई किसी धर्म का किसी धर्म का। ठीक है, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं स्टैब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स रिस्पेक्टिंग डिफरेंस व्हाइल वर्किंग टूवर्ड्स कॉमन नेशनल गोल। जब हमारा एक देश को लेके कॉमन गोल है तो सारे जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके डिफरेंसेस को अपना लेना और आगे बढ़ना। अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन इट एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ नॉट अ बैरियर। तो एक मल्टी कल्चर वाली जो सोसाइटी है, जो कि इंडियन सोसाइटी है, वो तभी पीसफुल बन सकती है, स्ट्रांग बन सकती है, जब वो उस डाइवर्सिटी को, जो उसकी हमारी विभिन्नता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ले, ना कि उसको अपना बैरियर बना ले। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आया हुआ है। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे में आपको कोई पूरा कंप्लीट करना होता है। ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 to 5 पेजेस में आपको ये कंप्लीट करना होता है। और इसमें आया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ऑर्डर, जो अभी हमने किया। डिस्कस अबाउट द सोशल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड कास्ट। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ था। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर है, इसमें कहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आया है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अभी हमने ये पूरा रोल यहाँ पर डिस्कस किया है, एस्टैब्लिशिंग
कि क्या-क्या एजुकेशनल के रोल हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और साथ में क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।